हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का एमसीक्यू करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे प्रीवियस ईयर जो भी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम द्वारा एग्जाम्स हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2020 का प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में है। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने। एक काम करिए, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करिए और नहीं पता है तो आंसर तो मैं बताने वाला हूं, उसको याद कर लेना। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो भगवान सिंह बघेल है और रमेंद्र मिश्र है। इन्होंने चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी। और यहाँ के जो शैल चित्र हैं ये नवपाषाण काल के शैल चित्र हैं, ये भी याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि चितवा डोंगरी है कहां पर। तो इसका एग्जैक्टली आंसर किसी बुक में मुझे नहीं मिला। जो पुराने बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, उसमें लिखा था राजनांदगांव कि ये जो चितवा डोंगरी है, ये जो चितवा डोंगरी की पहाड़ी या गुफा जो है ये राजनांदगांव में है। लेकिन अभी राजनांदगांव के 3 हिस्से हम लोग देखे, एक है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, एक है राजनांदगांव और एक है खैरागढ़ छुई खदान और गंडई। तो ये जो अभी वर्तमान में है इसके दो आंसर्स हैं कि चितवा डोंगरी या तो है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में, और कुछ बुक्स में भी लिखे हैं कि ये बालोद जिले में है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर तो मेरे पास अभी नहीं है। अगर आप लोग को एग्जैक्टली आंसर पता है, अगर आप बालोद से है या मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी से हैं और आपने इसको विजिट किया है चितवा डोंगरी, तो कमेंट करके बताना एग्जैक्टली आंसर क्या है। क्योंकि बुक्स में दो आंसर लिखे हुए हैं, या तो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी और ब्रैकेट में लिख दिया है कुछ सोर्सेज में बालोद। तो इसका एग्जैक्ट आंसर अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, लेकिन जो ओल्ड बुक है उसमें राजनांदगांव लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल अंगना और भैंसगढ़ी, ये ओंगना कर लेना इसको, ये है ओंगना और भैंसगढ़ी, ये कहां पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है रायगढ़, जशपुर, बस्तर, जांजगीर चांपा। इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ में है ओंगना, भैंसगढ़ी, कर्मागढ़, ये सब नोट कर लेना, जैसे बुक में सब मिल जाएगा आपको। कर्मागढ़, बसनाझार, लेखा भाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, ये सब रायगढ़ जिले में है। और यहां से हमको क्या मिले हैं? शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और बोतलदा के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट करके बताओ, बोतलदा से क्या फैक्ट्स आप पढ़े हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीपीएससी एडीजेई 2020 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है दक्षिण दिग। हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को ना 3-4 भागों में डिवाइड किए हैं। जैसे पहला जो भाग है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब आता है। और जो तीसरा है वो है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में ही हम पढ़ते हैं वैदिक काल। और वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बस्तर को बोला गया है दक्षिण दिक। ये एग्जाम में आया हुआ है सीजीपीएससी एडीजेई 2020 में, तो इसको याद रखे रहना। और वैदिक काल को हम लोग पढ़े इतिहास में कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है ना, इसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता इसमें। तो जो उल्लेख मिलता है वो उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, इस चीज को याद रखे रहना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? आंसर पता है तो कमेंट करके बता दो। और जो अभी मैं बता रहा था ना बोतलदा, जी बोतलदा जो है ना छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, ये याद रखे रहना। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा है जो कि रायगढ़ में है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना, और जो भी आपके सजेशंस है वो कमेंट में छोड़ देना। चलिए इसका आंसर बता दो आप लोग मेरे को, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि।
ठीक है, तो ये जो जगह है ना तुरतुरिया, ये प्रेजेंट में बलौदा बाजार के बार नवापारा अभ्यारण्य में स्थित है। बलौदा बाजार, इसको याद रखे रहना। और बलौदा बाजार के बार नवापारा अभ्यारण्य, बार नवापारा सेंचुरी में। यहां से क्या फैक्ट आपको याद रखना है, यहां से याद रख लेना कि यहां पर तुर्ती, इस जगह पे तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, और ये बर्थ प्लेस है लव कुश का। जो लव कुश है उसकी जन्म स्थली भी है ये आश्रम। जो तुरतुरिया में आश्रम है वाल्मीकि जी का, वहां पर लव कुश का क्या हुआ था, बर्थ प्लेस या जन्म हुआ था। ये चीज याद रखना। और ये रामायण कालीन से संबंधित जगह है। तो एक दो फैक्ट याद रख लेना। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोसल, ये छत्तीसगढ़ को। और जो बस्तर है, बस्तर को इस काल में मतलब रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक, ये सब याद रख लेना। और कुछ स्पेशल प्लेसेस है जैसे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी घाघरा। ओके, इसी प्रकार सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथीपोल, ये सब की गुफा भी स्थित है सरगुजा में। ये सब रामायण काल से संबंधित प्लेसेस है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? इसका सही आंसर आपको पता है तो बताइए। ये सीजीपीएससी के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया था 2020 में। तो इसका आंसर है रत्नपुर। ओके, रत्नपुर का एक और नाम क्या है, मणिपुर। उस काल में, महाभारत काल में, इसे मणिपुर के नाम से भी जाना जाता था। मणिपुर हो गया और रत्नावलीपुरी भी हो गया, ये सब के नाम से जाना जाता था। रत्नपुर कहाँ पर है, तो अभी ये बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, तालाबों का शहर इसे बोला जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध महामाया मंदिर भी है, और यहाँ कलचुरियों का राजधानी भी हुआ करता था, मराठों का आरंभिक राजधानी था। ओके, ये सब याद रखना। और उस महाभारत काल में यहाँ के शासक बोला, अगर एग्जाम में पूछे तो उसका उनका नाम याद रख लेना, मूर्ध्वज। और इनके पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। ये सब यहाँ के शासक हो गए रामायण काल में, सॉरी महाभारत काल में। महाभारत काल में अगर इस एरिया के राजा का नाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा मूर्ध्वज और ताम्रध्वज। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं, अवशिष्ट मिले हैं या अवशेष मिले हैं? तो ये हो जाएगा रामगढ़। ये कौन से जिले में है, किसी को आइडिया है? अभी जस्ट बताया मैंने, तो ये सरगुजा जिले में है। वीडियो लास्ट तक देखना। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ओके, तो ये जो सरगुजा में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है गुफा, जिस गुफा का नाम है जोगी मारा। गुफा का नाम है जोगी मारा की गुफा। इस गुफा में स्थित है ये प्राचीन थिएटर। थिएटर को हिंदी में बोलते हैं नाट्यशाला। ओके, नाट्यशाला। और ये कौन से काल की है, तो ये मौर्य काल से संबंधित है, ये भी याद रख लेना, मौर्य काल से संबंधित है। ठीक, और ये जो प्राचीनतम जो नाट्यशाला है, इसको स्टडी किसने किया था या इसका अध्ययन किसने किया था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका नाम है डॉक्टर संतलाल कटाने। इनका नाम भी याद रख लेना, डॉक्टर संतलाल कटाने। इन्होंने क्या किया था, इस प्राचीन थिएटर का स्टडी किया था। तो इतने फैक्ट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस गुफा जो है जोगीमारा गुफा, यहाँ कुछ शिलालेख मिले हैं जिसकी भाषा पाली है, जिसकी भाषा पाली, ये भी याद रखना। और लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि। भाषा हो गया पाली और लिपि है ब्राह्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दमाऊ दहरा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान कहां पर है, या इसको अभी प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? दमाऊ दहरा।
तो जो दमाऊ दहरा है उसका प्रेजेंट नाम है गुंजी ग्राम, जो कि सक्ती में स्थित है। इसको भी याद रखे रहना, गुंजी ग्राम सक्ती। और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था कुमार वरदत्त श्री या राजकुमार वरदत्त श्री। ये कौन से शासन या कौन से वंश से संबंधित है? तो ये सातवाहन शासन, याद रख लेना, सातवाहन वंश से ये क्या है, संबंधित है। इन्होंने क्या किया था, जो राजकुमार वरदत्त है, इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान में दी थी ब्राह्मणों को। और वहां से एक शिलालेख मिला है जिसको दमाऊ दहरा नाला चट्टान भी बोलते हैं, जो कि प्राकृत भाषा में है। यहाँ से एक शिलालेख है, ये चट्टान जो है ना एक्चुअली शिलालेख है। ये इसकी भाषा क्या है, एग्जाम में आया तो है प्राकृत भाषा। ओके, ये सब याद रखे रहना, सक्ती में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जो राजर्षि तुल्य कुल जो वंश है, इसके बारे में कौन से अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, ये प्रश्न है। इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो जो राजर्षि कुल्य तुल्य वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 4th से 6th सेंचुरी। ओके, 4वीं से 6वीं शताब्दी, ये याद रखना। इसमें टोटल 6 शासन हुए थे, 6 शासक हुए थे, 6 राजा थे, जिनका नाम इस प्रकार है। इसको सीक्वेंस में जवाने एग्जाम में आया है। पहला है सूरा, दूसरा शासक है दयित फर्स्ट, दयित प्रथम। तीसरे जो शासक हुए हैं वो है, उनका नाम है विभीषण। विभीषण। जो 4th शासक है उनका नाम है भीमसेन फर्स्ट। जो 5वें शासक हुए उनका नाम है दयित सेकंड। और जो थर्ड, जो लास्ट शासक है 6वें नंबर के, उनका नाम है भीमसेन द्वितीय। ये 6 शासक के नाम याद रखना। ये सूरा जो है वो है फाउंडर भी है इस डायनेस्टी का, मतलब इस शासन के संस्थापक है सूरा, इसलिए से सूरा वंश के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी थी आरंग में, जो रायपुर में स्थित है आरंग, वो इनकी राजधानी थी। और जो भीमसेन सेकंड है, ये जो भीमसेन सेकंड है, इनका ही आरंग ताम्रपत्र हमको मिला है। कहां से? आरंग से। और ये जो ऑप्शन जो बी दिख रहा है, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र जो लेख है, इसी से हमको इस वंश की क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, तो इसके जानकारी का स्रोत क्या है, भीमसेन सेकंड का के आरंग ताम्रपत्र से। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन याद रखे रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर तो दिख ही गया है, सिंघनपुर है। इसको याद रखे रहना। और अगर पूछूं मैं सिंघनपुर है कहां पर, तो ये कहां पर है, रायगढ़ जिले में स्थित है। ओके, रायगढ़ जिले में। और ये जो स्थल है ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, पूर्व पाषाण काल। ये सब चीज याद रखे रहना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सिंघनपुर की गुफा कौन से जिले में स्थित है, तो रायगढ़ को टिक करना। चलिए 10th क्वेश्चन है, ये सीजीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। अभी हम लोग 10 में पहुंचे हैं, अभी 15 क्वेश्चन और आने बचे हुए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन का सीरीज है। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कोसली। छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है वो कोसली है। तो रामायण काल में जो छत्तीसगढ़, हमारा अभी का जो छत्तीसगढ़ है, वो दक्षिण कोसल कहलाता था, और दक्षिण कोसल की ही भाषा थी कोसली। तो इसलिए इस भाषा को छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दक्षिण कोसल की राजधानी अगर पूछे तो ये हो जाएगी कुशस्थली। ये सब याद रखे रहना, क्योंकि ये कुश को मिला था, लव कुश दो थे ना, तो ये जो दक्षिण कोसल है ये किसको मिला था, कुश को, और उत्तर कोसल मिला था लव को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र बताइए। जो आर्ट के लिए फेमस था, कला के लिए फेमस जगह था, रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या उपरोक्त सभी। ये सीजीपीएससी 2011 का प्रश्न है। तो इसका आंसर है ये तीनों। अगर आप इतिहास पढ़ते हो छत्तीसगढ़ का, तो रतनपुर का भी कला के लिए आप पढ़ते हो, सिरपुर को भी पढ़ते हो और मल्हार को पढ़ते हो। सिरपुर और मल्हार तो बौद्ध कला के लिए एकदम फेमस है, रतनपुर भी बौद्ध कला के लिए फेमस है, लेकिन सिरपुर और मल्हार जो है वो बौद्ध कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, देखो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर देना। अगर जो भी सजेशन देना है वो सजेशन में दे देना। वीडियो अगर में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसको कमेंट करके बताना कि ये प्रॉब्लम है। इस क्लास को मैं लाइव लेना चाह रहा था, लेकिन लाइव लेने से क्या होता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ये कमेंट सुनते रहो, फिर कमेंट की रिप्लाई करो। अगर मैथ्स वाइज की क्लास है, रीजनिंग है, तो कमेंट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर कोई जीएस का क्लास है तो उसके लिए लाइव क्लास में लेता तो ज़्यादा समय लग जाता और टाइम आस्थानी, इस वजह से ये रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आपको लगता है कि लाइव क्लास लेना चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत कुछ उसमें इंफॉर्मेशन आते रहती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाली शरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था? कि वो शैव थे या वैष्णव थे या शाक्त थे या बौद्ध थे? तो सबसे पहले बता देता हूँ, शरभपुरी राजवंश है, इनका जो कार्यकाल है वो है 5वीं से 6वीं शताब्दी। ये याद रख लेना, 5वीं से 6वीं शताब्दी तक ये थे, सिरपुर क्षेत्र में थे। ओके, इनका जो फर्स्ट जो शासक है या फाउंडर या संस्थापक है, उनका नाम था शरभराज। उन्हीं के नाम पे इस जो वंश है इसका नाम पड़ गया शरभपुरी राजवंश। शरभराज के बाद हम लोग नरेंद्र को पढ़ते हैं, नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र है, फिर उसके बाद है एक शासक जयराज, फिर प्रवर राज फर्स्ट था, फिर ऐसे ही करके और भी एक दो शासक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना था। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव। ये जो थे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इनकी 3 राजधानी बहुत फेमस है। शरभराज की राजधानी थी शरभपुर, ये भी याद रखे रहना। फिर जो सेकंड अगले जो शासक हुए प्रसन्न मात्र, अगर प्रसन्न मात्र से रिलेटेड कोई फैक्ट याद आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। इनकी राजधानी थी मल्हार। मल्हार नदी, मल्हार जो शहर है वो निडिला नदी के तट पे बसा हुआ है। और निडिला नदी का प्रेजेंट नाम कमेंट करके बताओ मेरे को। और जो अगले शासक हुए उनका नाम है प्रवरराज फर्स्ट, प्रवरराज प्रथम। इनकी राजधानी थी सिरपुर। ओके, अब मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपसे, कि मल्हार कौन से नदी के तट पे है जिसका नाम प्राचीन नाम था निडिला रिवर। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था ना कि निडिला नदी का वर्तमान नाम क्या है, तो उसका वर्तमान नाम है लीलागार। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पता नहीं ये क्वेश्चन किस प्रकार से सीजीपीएससी ने पूछा है, क्योंकि पाषाण काल के औजार तो कबरा पहाड़ से भी मिले हैं, सिंघनपुर से मिले हैं, आई थिंक धनपुर से भी मिले हैं, तो सब जगह से मिले हैं। ओके, तो इसका आंसर तो अब या तो क्वेश्चन स्प्रिंट हो गया होगा मेरे से, क्योंकि सिंघनपुर से भी आपने पढ़ा होगा। सिंघनपुर से अपने को क्या मिले हैं, पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। और जो कबरा पहाड़ है वहां से भी पाषाण कालीन अर्धचंद्राकार शेप के कुछ औजार मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर वैसे कबरा पहाड़ है, लेकिन हो सकता है गलत हो ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे सीजीपीएससी की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डाउट ही रहता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। इससे इतने सारे दावा आपत्ति लगते हैं क्वेश्चंस में, कितने सारे क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखिए। शरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? राजमुद्रा में, अभी हम लोग शरभपुरी शासन तो पढ़े थे, तो इसमें कौन सी राजमुद्रा? तो इनका इसका आंसर हो जाएगा गजलक्ष्मी। इनकी जो राजमुद्रा है उसमें गजलक्ष्मी का क्या मिलता है? चिन्ह मिलता है। और इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि इनका जो धर्म है वो था वैष्णव धर्म। ये 2022 में एआरटीओ में एआरओ में क्वेश्चन बना है ये वाला, अभी रिसेंटली। और इन सब के रिजल्ट अटके हुए होंगे क्योंकि रिजर्वेशन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो,
बस्तर के काकती राजवंश के निम्नलिखित शासकों के शासन काल को सही क्रम में अरेंज करना है। तो इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दो। वैसे बस्तर के जो काकती राजवंश है, इनका अगर कार्यकाल पूछे, इनका शासन काल, तो इनका शासन काल है 1324 से 1900 समथिंग था, 1961, ये इनका शासन काल था। इनके जो फर्स्ट शासक हुए उनका नाम था, क्या नाम था? अन्नम देव। जिन्होंने 1324 में इस डायनेस्टी को क्या किया था? स्टैब्लिश किया था बस्तर में। तो चल इसको जल्दी से अरेंज कर लो। वैसे शासक तो बहुत सारे हैं, टोटल 22 शासक हैं, और 22 शासकों को ट्रिक बना के याद कर लेना। जैसे पहले शासक है अन्नम देव, उसके बाद हमीर देव, उसके बाद भैरव देव, उसके बाद पुरुषोत्तम देव, उसके बाद जयसी देव, उसके बाद नरसिंह देव, फिर प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव, अजमेर देव, इस तरह से 22 शासक है। तो इसको कोई ट्रिक बना के याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब बन चुका है एग्जाम में तो डेफिनेटली रिपीट होगा। कोई डिफरेंट क्वेश्चन से रिपीट हो, लेकिन आपको ये जितने शासक हैं, जिनके राजा हैं, उनके नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही वो शासन है जिन्होंने दंतेश्वरी देवी का मंदिर बनाया है। अब मुझे कमेंट करके बताना कि दंतेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर स्थित है, और इस राजवंश की ये कुल देवी भी थी, और इसका जो मंदिर है वो बनाया था अन्नम देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एआरओ 2022 में रिपीट हुआ है ना। अब देखो यही क्वेश्चन ना 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार 2020 में पूछा गया है, सीजीपीएससी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सीजीपीएससी एडीए में, एडीए में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उसमें शासक का नाम था अन्नम देव, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव और दलपत देव। अभी शासक का नाम चेंज करके रिपीट किया 2022 में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी याद रखना आप। इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम देव को कौन से ग्राम में दान दिया गया था? ऑप्शन ये है, ये कलचुरी वन से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सलोनी। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम देव को सलोनी ग्राम दान में दिया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कलचुरी राजवंश से संबंधित प्रश्न है, बल्कि रायपुर के कलचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा खल्लारी। देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका डेट भी याद रख लेना। इसका डेट है 1415, 1415 ईस्वी में देवपाल मोची ने, कहां पर? खल्लारी में। अब कमेंट करके बताना खल्लारी कौन से जिले में आता है, ये कौन से जिले में स्थित है? जिसको भी पता है कमेंट करके बताना। चलिए 18वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा किसने दी थी? ये 2022 का प्रश्न है, अभी रिसेंटली। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने 13वीं शताब्दियों में छत्तीसगढ़ में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में स्थित है? तो ब्रह्मदेव कहाँ के शासक हैं? तो ये रायपुर के कलचुरी या लहुरी शाखा के कलचुरी के ये क्या है? शासक है रायपुर के। इनका पूरा नाम हो जाता है ब्रह्मदेव राय। और इन्हीं के नाम पे रायपुर शहर का नामकरण किया गया था। रायपुर मतलब उस शहर का नाम किया गया था रायपुर, क्योंकि इनके आगे जो पीछे लग रहा है राय, उसमें राय में क्या जोड़ दिया गया? पुर, तो हो गया रायपुर। यही वो शासक है। अब ये मॉडल जो आंसर आया था ना, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिया गया है नागपुर। फाइनल आंसर जब अमेंडमेंट आंसर आ जाएगा तब इसका एक्चुअल आंसर पता चलेगा। सीजीपीएससी जो एआरटीओ एग्जाम हुआ है ना, तो सीजीपीएससी ने नागपुर आंसर लिया है, तो उसके अनुसार ये मैंने भी आंसर नागपुर लिया है। जब फाइनल आंसर आ जाएगा अमेंडमेंट आंसर, तब इसका एग्जैक्टली आंसर पता चलेगा। अभी वर्तमान में सीजीपीएससी ने नागपुर लिया है वैसे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, और एक्सप्लेनेशन में भी नागपुर ही लिखा है। 20वां क्वेश्चन है, कुरुसपाल, ये कुरुपाल नहीं है, कुरुसपाल कर लेना इसको।
कुरुसपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो अभिलेख है कुरुसपाल, ये याद रख लेना, इससे रिलेटेड सीजीपीएससी प्री में भी क्वेश्चन बन चुका है, सीजीपीएससी प्री 2020 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये डायनेस्टी है। इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर देव फर्स्ट। ये इन्हीं का ही ये अभिलेख है, और इन्होंने जाजल देव के साथ युद्ध भी लड़ी थी, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? ये प्रश्न है, आईटीआई प्रिंसिपल 2022 का क्वेश्चन है ये। इसका भी फाइनल रिजल्ट आना रुका हुआ है, और आरक्षण की वजह से ये भी अटका हुआ है। चलिए इसका आंसर अगर पता है तो बता दो। और ये फड़ी नागवंश जो राजा है ना, इनका स्थान है कवर्धा या कबीरधाम एट प्रेजेंट, ये याद रखना। और इनकी ईयर हो जाएगा 1349। ठीक। 22वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? ये व्यापम पटवारी 2022 का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 1023 में छिंदक नागवंश की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का को कालानुक्रम में लगाना है आपको, मतलब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो पहले हुआ उसको पहले रखना है, फिर जो बाद में हो रहा है इस तरह से इसको अरेंज करना है। तो ऑप्शन है, रतनपुर से रायपुर की राजधानी का स्थानांतरण ये एगेन्यू ने किया अंग्रेज काल में। इस राज्य पर मराठा आक्रमण हुआ, ये 1741 में हुआ था। इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो ये मराठा काल में हुआ था 1800 समथिंग में। सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी सबसे लास्ट में हुआ था। इसको मेरे ख्याल से रघुजी थर्ड ने इसको किया था, थर्ड ने। तो इसको अरेंज आप लोग करोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले 2 आएगा मराठा आक्रमण, उसके बाद हुआ थर्ड नंबर का सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई, फिर फर्स्ट नंबर का रतनपुर में से राजधानी जो रायपुर तक शिफ्ट हुआ, फिर फोर्थ नंबर सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24th का है, ये भी व्यापम का है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिसके कारण इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब को अंग्रेजों ने पराजित कर लिया, अप्पा साहिब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया, अप्पा साहिब ने के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ऑप्शन डी है, 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी थर्ड की अल्पवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। तो यही आंसर इसका सही है, ऑप्शन डी। बाकी तो कुछ इससे लेना देना नहीं है। तो याद रख लेना, 1818 में जो जेनकिंस थे उसने घोषणा की थी कि रघुजी तृतीय जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक जो मराठा शासक है, मराठा शासन है, वो अंग्रेज अपने नियंत्रण में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक बौद्ध स्थल था, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिरपुर हो गया, मल्हार हो गया, ये सब बौद्ध स्थल है। सेकंड है, राम झरना बस्तर में स्थित है, तो ये सीजीपीएससी एसीए 2020 में पूछा गया था, इसका भी रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है और इंटरव्यू भी नहीं हुआ है अभी तक इसका। तो राम झरना जो है वो बस्तर में स्थित नहीं है, ये है राम झरना रायगढ़ में स्थित है। ऐसा एक माना जाता है कि जब राम भगवान लोग पहुंचे थे रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, तब उन लोग को प्यास लगा, तो राम भगवान ने अपने बाण से इस झरना को बनाया था, ऐसा माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सही है, दूसरा गलत है। चलिए, तो ये टॉप 25 क्वेश्चंस थे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक लाइक करोगे तो मैं 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जेटिक होके वर्क करूंगा। तो आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ तक लास्ट तक जो देखे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।